सबसे मुख्य दो कंसेप्ट के बारे में। सबसे पहला कंसेप्ट होगा अपना वो एफडी, दैट मींस की फंक्शन डिपेंडेंसी, और दूसरा कंसेप्ट होगा नॉर्मलाइजेशन के बारे में। अब सबसे पहले बात करते हैं कि एक्चुअल में एफडी है क्या चीज, फंक्शन डिपेंडेंसी क्या चीज होती है। फंक्शन डिपेंडेंसी का एक्चुअल मीनिंग होता है कि कोई भी टेबल होती है वो किसके ऊपर बेस करती है, किसके ऊपर डिपेंड करती है। तो एक्चुअल में अब हम बात करते हैं, जैसे सपोज अपने पास में कोई टेबल है, ठीक है, उस टेबल का नाम क्या दे रखा है, बी नाम की टेबल दे रखा है, और उसके अंदर पर्टिकुलर कोई बेस बना रखा है या कोई आधार दे रखा है इंडेक्स में, एक ए नाम, सी, डी एंड ई, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो टेबल आपके पास में क्या है, बी नाम की टेबल है, वो क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है, किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ए नाम के इंडेक्स के ऊपर। तो लिखा जाएगा ए इंडेक्स करवा रहा है, डिपेंड कर रहा है किसको, बी नाम की टेबल को। लोग कहने का अर्थ ये होगा कि फंक्शन डिपेंडेंसी टेबल की क्या करती है, एक्यूरेसी को चेक करती है कि जो आपकी जो टेबल है वो बिल्कुल एक्यूरेट है या नहीं। एक्यूरेट का मतलब होता है टेबल शुद्ध है या नहीं। अगर किसी फॉर्मेट में किसी जगह पर आपकी टेबल के अंदर कुछ फॉल्ट होगा, जैसे कि डाटा रिडंडेंसी होगी, डाटा का शेयरिंग नहीं पॉसिबल होगा, या डाटा के अंदर बैकअप में फेलियर होता जा रहा है, बार-बार हो रहा है, तो उस चीज को क्या कर रही है, क्लियर कर रही है, कौन सा, फंक्शन डिपेंडेंसी। तो क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछा जाए फंक्शन डिपेंडेंसी क्या चीज होती है, तो आपको उसमें समझाना होगा फंक्शन डिपेंडेंसी एक ऐसा डिपेंडेंट फंक्शन होता है जो क्या करता है, किसी भी टेबल के इंडेक्स के ऊपर, किसके ऊपर, इंडेक्स के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करवाती है। क्या डिपेंड करवाती है कि किसी भी टेबल की शुद्धता को परखती है, शुद्धता को चेक करती है कि कोई टेबल किसी भी तरीके से डीएक्यूरेट या फिर इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं हो या फिर खराब कंडीशन में नहीं हो। उस चीज को समझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, फंक्शन डिपेंडेंसी का प्रयोग किया जाता है। अब हम उसके बारे में बात करते हैं, सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन के बारे में। अब एक्चुअल में नॉर्मलाइजेशन कंसेप्ट है क्या चीज। नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है कि जैसे आपके पास आपने कोई टेबल बनाई, उसके अंदर मल्टीपल टाइप की एरर्स होती हैं। आपने कुछ इनपुट करने के बारे में बात की, ठीक है, आपने कहा आपको इनपुट क्या करना है, राम का डाटा, आपने इनपुट क्या कर दिया, आपने कहा रामा का डाटा, गलत इनपुट कर दिया। आपने कहा किसी की वैल्यू क्या करनी है, सैलरी कितनी करनी है, 20,000 इंक्रीज करनी है, आपने गलती से क्या कर दी, 2,000 इंक्रीज कर दी, या आपने 20,000 क्या कर दी, उसके अंदर डिक्रीज कर दी। है तो इनपुट करते समय अपडेट, या तो आप इसके तो अपडेट किया जाता है। तो हम देखते हैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में। हमने पढ़ा कि इसमें देखो कि इनपुट करते समय कुछ गलत इनपुट कर दिया, या फिर अपडेट करते समय क्या किया, गलत अपडेट कर दिया, या इसके अलावा अपने क्या करते हैं, डिलीट करना था अशोक का डाटा, ठीक है, और गलती से हमने किसका डिलीट कर दिया, पूरे ओल्ड डेटा को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। अब ये तो ये फॉल्ट हो गई, इससे डाटा क्या हुआ, आपका करप्ट हो गया, डेटा क्या हो गया, खराब हो गया। किस पे करप्ट हो गया, जैसे आप कहते हो बेड डाटा बेस, खराब डाटा बेस, मतलब कि अपने खराब डाटा बेस की बात की, खराब डाटा बेस किसे कहते हैं। तो उसका एक्चुअल में आंसर बनता है कि किसी भी डाटाबेस के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी गलती होती है तो वो डाटाबेस कौन सा डाटाबेस कहलाता है, खराब डाटाबेस कहलाता है। खराब डाटाबेस की स्पेशली मुख्यतः 3 विशेषता होती है। आप ये भी कहते हो कि खराब डाटाबेस को पहचानने के मुख्यतः 3 नियम होते हैं या फिर 3 विशेषता होती है। सबसे पहले अगर विशेषता के बारे में बात करें तो कौन सी विशेषता कही जाएगी, इंसर्ट एरर, ठीक है, इंसर्ट एरर, डिलीट एरर और अपडेट एरर। ये मुख्यतः 3 तरह की क्या होती है, एरर होती है। अब इसे पहचानने के कैसे, कौन सी इंसर्ट की एरर हुई, कौन सी डिलीट की एरर हुई, कौन सी अपडेट की एरर हुई, तो अब हम बात करते हैं इसके बारे में। तो देखो सबसे पहले इंसर्ट करने की एरर कहते हैं, इस तरह से कहलाते हैं कि जैसे हमने भी पढ़ा कि हमें क्या करना है, किसी का डाटा इनपुट करना है, हम स्टोर करें, जब इनपुट करते समय कोई भी एरर आती है, इनपुट करते समय किसी भी प्रकार की एरर आएगी तो कौन सी एरर कहलाएगी, इंसर्ट की एरर कहलाएगी। डिलीट करते समय किसी भी तरह की एरर आएगी वो डिलीट की एरर कहलाएगी। वैल्यू को बदलते समय या अपडेट करते समय जो एरर आएगी वो कौन सी एरर कहलाएगी, अपडेट की एरर कहलाएगी। अब तीनों का एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं। तो हमने इसी के अंदर पढ़ा कि हमें क्या करना है, इनपुट करना है किसका, राम का, गलती से हमने इनपुट क्या कर दिया, रामा का, गलत इनपुट किया, इनपुट करते समय एरर आई तो कौन सी एरर हुई, इंसर्ट की एरर। डिलीट के बारे में बात की तो हमने कहा कि हमें अशोक का डाटा क्या करना था, डिलीट करना था, ठीक है, और हमने किसका डिलीट कर दिया, सारा का सारा डाटा डिलीट कर दिया, इसके अंदर ट्रंकेट कर दिया पूरी की पूरी टेबल को, तो पूरी टेबल क्या कर दी, खाली कर दी हमने।
एक डाटा की वजह से सारे डाटा गलत हुआ तो एक डिलीट की वजह से, वो कौन सी एरर बनी, डिलीट की एरर। फिर कहते हैं अपडेट की एरर। तो हमने इसमें बात की थी सैलरी हमें 20,000 रुपए क्या थी, बढ़ानी थी। पहले से कितनी सैलरी थी, 1 लाख थी, 10,000 थी, 20,000 थी, 1,000 थी, जितनी भी सैलरी थी उसमें अपने को 20,000 ये बढ़ाना था, प्लस करना था। हमने गलती से क्या कर दिया, या तो 2,000 प्लस कर दिया या फिर 20,000 क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो हुआ तो अपडेट की तो एरर, तो ये कौन सी एरर कहलाई, अपडेट की एरर। ये मुख्यतः विशेषता होती है एक खराब डेटाबेस की। तो आपके सामने क्वेश्चन आता है एक खराब डेटाबेस की मुख्य विशेषता बताइए। तो मुख्य विशेषता कौन कौन सी बताओगे आप, सबसे पहले बताओ खराब डेटाबेस होता क्या है। तो खराब डेटाबेस होता है किसी भी ऐसे डेटाबेस में होने वाली गलतियां, या एक गलत डेटाबेस क्या कहलाता है आपका, खराब डेटाबेस या बेड डेटाबेस कहलाता है। इसकी मुख्यतः 3 विशेषता होती है, इंसर्ट की एरर, अपडेट डिलीट की एरर और अपडेट की एरर। इन तीनों की परिभाषा बतानी होगी और उनका एग्जाम्पल बताना होगा। अब इसी खराब डेटाबेस को सुधारना या ठीक करने के तरीके को क्या कहते हैं, नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। नॉर्मलाइजेशन डेफिनेशन क्या बनी, सबसे पहले अपने को खराब डेटाबेस बताना पड़ेगा, क्योंकि खराब डेटाबेस जब तक नहीं बताएंगे तब तक अपने नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस समझ में नहीं आ सकता। तो पहले जो डेटाबेस खराब हुआ, गलतियां की हमने, उन गलतियों को ठीक करने का तरीका क्या कहलाता है, आपका नॉर्मलाइजेशन कहलाता है। नॉर्मलाइजेशन को करने के मुख्यतः कई कांसेप्ट होते हैं, कई तरीके होते हैं। तो सबसे अगर हम पहले बात करें नॉर्मलाइजेशन को करने के, तो हम एक बार पूरे को रिमूव करते हैं। देखो सबसे पहले हम नॉर्मलाइजेशन को सॉल्व करने के, ठीक करने के कितने प्रोसेस होते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, इसे कहते हैं फर्स्ट एन एफ। कुछ लोग इसे पढ़ा, कुछ लोग इसे पढ़ते हैं एन एफ फर्स्ट। बात एक ही है, ठीक है। फर्स्ट एन एफ कह दो तो एन एफ फर्स्ट कह दो, एक ही चीज है। अब इसके क्या नियम है, ये होता क्या है, इस चीज को कांसेप्ट को समझते हैं। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म ये चीज कहती है कि किसी भी टेबल में, किसी भी आपके पास क्या है, टेबल है, उस टेबल में आप कभी भी मल्टीपल वैल्यू एट्रीब्यूट नहीं रख सकते। अब मल्टीपल वैल्यू एट्रीब्यूट क्या होता है, हमने पिछली वाली क्लास में पढ़ा था ईआर मॉडल के अंदर कि मतलब मल्टीपल टाइप ऑफ एट्रीब्यूट रखते हैं। तो वैसे मैं एक टेबल के थ्रू आपको समझा रहा हूं। आपके सामने कोई एक टेबल है, ठीक है, और टेबल का नाम रख दिया टीचर, आईडी, नेम, सब्जेक्ट, सैलरी। वन 101, 102, 103, 104, एक्स वाई जेड एम। सब्जेक्ट ले रहा है हिंदी, मैथ, इंग्लिश, कंप्यूटर, ये फिर से हिंदी एंड इंग्लिश। 40,000, 80,000, 20,000, 35,000। अब ये आपकी एक टेबल है, टेबल का नाम क्या आपके, टीचर नाम टेबल है। अब मल्टीपल वैल्यू एट्रीब्यूट का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसी मतलब कि फील्ड, एक ऐसे कॉलम जो 2 या 2 से अधिक वैल्यू रखता है, वो कहलाता है मल्टीपल वैल्यू एट्रीब्यूट। ये सबसे पहले रिकॉर्ड की अगर बात करें, पहले रिकॉर्ड में क्या आईडी इतनी दे दी, नाम एक्स दे दिया, जो हिंदी से तो पढ़ाते हैं जिनकी सैलरी नहीं है, सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट है, सब में कोई दिक्कत नहीं। दूसरे वाले रिकॉर्ड बोला 102 उसकी आईडी है, वाई नाम का टीचर का नाम है, जो मैथ भी पढ़ा रहा है और कंप्यूटर भी पढ़ा रहा है, और 80,000 क्या बता रहा है, सैलरी बता रहा है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, मल्टीपल वैल्यू एट्रीब्यूट है। अब ये एक खराब डेटाबेस हुआ कैसे, पहले अपने ये समझते हैं कि अगर मैं इस क्वेश्चन में एक क्वेरी उठाऊं, मैं आपसे क्वेश्चन में कहूं कि मुझे कंप्यूटर पढ़ाने वाले टीचर का नाम बताओ, हम नॉर्मली कमांड क्या लगाएंगे, तो हम नॉर्मली कमांड लगाते हैं सेलेक्ट नेम फ्रॉम टीचर वेयर सब्जेक्ट इक्वल टू कंप्यूटर। अब बताओ अगर अपने ये कमांड लगाएं इस टेबल को देखते हुए, तो आपके पास में आउटपुट में क्या दिखाई देगा, आपके पास आउटपुट क्या दिखाई देगा। अगर सिंपल से अगर हम बात करें तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे आएगा एम्प्टी सेट। क्यों, एक्चुअल में जबकि हमारे पास कंप्यूटर पढ़ाने वाला टीचर है, मैथ भी पढ़ाने वाला टीचर है, लेकिन हमारे पास में क्या दिख रहा है, एम्प्टी टेबल में वो टीचर नहीं है, पढ़ा ही नहीं रहा कोई। ये तो गलत बात नहीं हुआ, हमें जो आवश्यक डेटा था वो मिल ही नहीं था, वो चीज का मल्टीपल वैल्यू एट्रीब्यूट दिखा रही। तो नॉर्मलाइजेशन फर्स्ट का नियम क्या कह रहा है कि आप कोई भी टेबल में मल्टीपल वैल्यू एट्रीब्यूट नहीं कर सकते, डाटा रिडंडेंट हो सकता है, मतलब कि डाटा का डुप्लीकेसी हो सकती है, लेकिन मल्टीपल वैल्यू एट्रीब्यूट नहीं हो सकता। ये अगर इसी टेबल को मैं ऐसे लिखता, इसी का सेकंड फॉर्म है, एक और कॉलम ये बनाता
और मैं यहाँ पे एक टेबल और होती, इसके अंदर लिखता सेम यही वाई है, कोड नंबर तो यही रहता, नेम भी ये था, और इसको यहाँ पे करता कंप्यूटर सैलरी भी ये क्या दिखा रहा है, 80 दिखा रहा है। अब अगर मैं ये कमांड लगाता तो अपने को क्या नाम दिखाता, ये तो चेक नहीं करता, ये चेक करता मैच हो रहा है, वाई का नाम दिखाता। मतलब कि फर्स्ट नॉन फॉर्म कैसे तैयार किया गया कि उसके अंदर बताया गया, उसका एक ही नियम है सबसे पहले कि आप किसी भी टेबल में मल्टीपल वैल्यू एट्रीब्यूट नहीं रख सकते। यदि कोई टेबल मल्टीपल वैल्यू एट्रीब्यूट रखती है तो वो फर्स्ट नॉन फॉर्म पे लागू नहीं हो सकती। एक ही नियम है इसका, क्या नियम है कि किसी भी टेबल में केवल सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट हो सकता है, मल्टीपल वैल्यू एट्रीब्यूट रखोगे तो टेबल क्या हो जाएगी, गलत होगी। इसके अंदर डाटा रिडंडेंट हो सकता है, y और y दोबारा आया, ये आईडी और ये आईडी दोबारा हुई कि नहीं हुई। ये कह रहा है कि मल्टीपल वैल्यू एट्रीब्यूट को नहीं रखेगा, अगर रखता है तो वो किस पे होगी, फर्स्ट एनएफ को सपोर्ट नहीं कर सकती। ये तो हुआ फर्स्ट एनएफ का नियम, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड एनएफ के बारे में, NF2 या सेकंड एनएफ के बारे में, ठीक है। अब इसका नियम क्या कह रहा है, तो इसका नियम ये कहता है कि आपने जो ये टेबल बताई, आपने ये टेबल जो बनाई है, ठीक है, वो कह रहे हैं कि सबसे इसकी मुख्यतः दो शर्तें हैं। पहली शर्त क्या कह रही है कि पहले बड़ा भाई कौन सा, फर्स्ट एनएफ की सभी शर्तें सही होनी चाहिए, मतलब कि मल्टीपल वैल्यू एट्रीब्यूट क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट रख सकते हो, मल्टीपल नहीं। तो पहले फर्स्ट एनएफ की सभी शर्तें सही हो। दूसरी शर्त कह रहा है कि जो टेबल के जो फील्ड होंगे ना, वो किसके ऊपर डिपेंड होने चाहिए, वो फील्ड होंगे वो सारे प्राइमरी की पर क्या होने चाहिए, डिपेंड होने चाहिए। फील्ड है सारे प्राइमरी की पर डिपेंड होने चाहिए, वो कैसे, तो उसका भी एक एग्जांपल से समझते हैं। टीचर नाम की टेबल, आईडी, टीआईडी क्योंकि टीचर की आईडी, नेम, सब्जेक्ट आईडी और सब्जेक्ट 101, 102, 103, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर 01, 02, 03, सॉरी ये नाम ज्यादा आगे क्या, एक्स वाई जेड, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर। अब ये आपके सामने टेबल है। अब सेकंड एनएफ की जानना, पहला नियम तो बता दे क्या, सबके सब सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट होना चाहिए, करेक्ट बात है। दूसरा नियम क्या कह रहा है, दूसरा नियम जितने भी फील्ड है, फील्ड कौन से, टीचर की आईडी, टीचर का नेम, सब्जेक्ट की आईडी, सब्जेक्ट का नेम, किसके ऊपर डिपेंड होना चाहिए, प्राइमरी की, किसी और पे नहीं हो, किसी और पे हो गया तो सेकंड एनएफ को सपोर्ट नहीं करेगा। तो देखो मैं टीचर की आईडी से सारा डिटेल निकाल सकता हूं क्या, बिल्कुल निकल सकता है, इससे भी निकल सकता है, इससे निकल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं कहूं कि ये वाला इस आईडी से सब्जेक्ट का कोड निकल सकता है क्या, एक शब्द का तो एक ही कोड होगा, यूनिक डाटा एक्सेस हो सकता है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सब्जेक्ट है वो इसका आईडी पर भी डिपेंड है, हो रहा है नहीं हो रहा। अगर ये कंडीशन होती है, मतलब कि अगर कोई किसी टेबल के अंदर जो कोई भी दूसरा फील्ड हो इसके अलावा, किसके प्राइमरी की के अलावा किसी और फील्ड पे डिपेंड करता है तो सेकंड एनएफ पर लागू नहीं हो सकती। मतलब कि सारे के सारे फील्ड किसके ऊपर डिपेंड होने चाहिए, सारे प्राइमरी की पर डिपेंड होना चाहिए। जितने भी फील्ड होंगे 1 2 10 12 20 25 वो सारे प्राइमरी की पर डिपेंड होंगे, तो वो क्या होगा, आपका सेकंड एनएफ को सपोर्ट करेगा। तो ये क्लियर हुआ यहां तक, ठीक है। ध्यान रखना दो ही शर्तें हैं, पहली शर्त है फर्स्ट एनएफ सही होना चाहिए, दूसरी शर्त कह रहा है कि जितने भी दूसरे फील्ड है वो केवल प्राइमरी की पर डिपेंड होना चाहिए, न कि कोई दूसरा फील्ड तीसरे फील्ड पर डिपेंड हो। ये कराते हैं किसकी, सेकंड एनएफ की शर्तें। उसके बाद अब हम बात कर देखते हैं थर्ड एनएफ के बारे में। एनएफ थर्ड की सबसे, इसकी तो मुख्यतः दो शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है, फर्स्ट एनएफ एंड सेकंड एनएफ क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। पहले पुराने वाले बड़े भाई को मनाओ, दोनों भाइयों को मना लो, फर्स्ट और सेकंड एनएफ को होना सही चाहिए। फिर कहता है दूसरी शर्त कहता है कि टेबल के जितने भी फील्ड होंगे ना सेम ही सेकंड एनएफ की शर्तें हैं, ठीक है। देखिए कोई जो भी आपकी टेबल होगी, कोई रिलेशन आर है, आर का रिलेशन का होता है टेबल ही कहता है रिलेशन को, ठीक है। कोई रिलेशन क्या है, आर है, उसके जितने भी फील्ड है किस साइड के, लेफ्ट हैंड साइड से, जितने फील्ड है वो किसके ऊपर डिपेंड होना चाहिए, प्राइमरी की पर डिपेंड होने चाहिए। दो ही शर्त है,
टेबल आपको बना के समझानी पड़ेगी फर्स्ट एनएफ में, सेकंड एनएफ के अंदर। इसके अंदर कोई टेबल समझाने की आवश्यकता नहीं होती, इसमें कल शर्तें बतानी होती है। पहली शर्त कहता है कि टेबल की सभी फर्स्ट एनएफ और सेकंड एनएफ की सभी शर्तें सही होनी चाहिए। दूसरी शर्त है कोई रिलेशन आर है जिसके लेफ्ट साइड के सभी एट्रीब्यूट किसके ऊपर डिपेंड होना चाहिए, प्राइमरी की पर डिपेंड होना चाहिए। ये कौन कहता है आपका, थर्ड एनएफ कहता है। और चौथा एनएफ है कौन सा आपका, BCNF, बाइसी कोडेड नॉर्मल फॉर्म। एनएफ मतलब का नॉर्मल फॉर्म होता है, बाइसी कोडेड नॉर्मल फॉर्म। ये क्या कहता है, ये कहता है कि इसकी भी मुख्य दो शर्त है कि फर्स्ट एनएफ, सेकंड एनएफ एंड थर्ड एनएफ की सभी शर्तें सही होनी चाहिए। तीनों को साथ, इससे पहले जितने वो सारी शर्तें साथ में लेते गया, ठीक है, शर्तें सही होनी चाहिए। और उसके बाद अगला कहता है इसका जस्ट राइट हैंड साइड, तो कोई रिलेशन आर है जिसके राइट साइड के जितने भी एट्रीब्यूट होंगे, फील्ड होंगे, वो किसके ऊपर डिपेंड होना चाहिए, प्राइमरी की पर डिपेंड होने चाहिए। ये किसका बना आपका, BCNF। ये आपके चार प्रकार के नॉर्मल फॉर्म थे, तो इसके फिर से सभी शर्तों को दोबारा रिवाइज कर देता हूं मैं। फर्स्ट एनएफ की शर्त थी कि मल्टीपल वैल्यू एट्रीब्यूट नहीं होनी चाहिए, सिंगल वैल्यू रखता है, मल्टीपल रखोगे तो सपोर्ट नहीं करेगा। सेकंड कहता है कि फर्स्ट एनएफ की सभी शर्तें सही हो, प्लस जो भी जितने फील्ड होंगे वो प्राइमरी की पर डिपेंड हो। थर्ड एनएफ कहता है फर्स्ट और सेकंड एनएफ की शर्तें सही होनी चाहिए, और किसी रिलेशन R मतलब टेबल R के लेफ्ट साइड के एट्रीब्यूट प्राइमरी की पर होना चाहिए। BCNF कहता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के शर्तें सही हो, और कोई रिलेशन R के राइट साइड के जो फील्ड होंगे वो प्राइमरी की पर डिपेंड होना चाहिए। अब इसके अंदर ये एक स्टेटमेंट लिखा हुआ आता है, कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि, और लिखा हुआ आता है स्टेटमेंट कि BCNF can impulse third NF, but third NF cannot impulse BCNF। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है समझाओ। सिंपल साधारण सा, ध्यान से समझोगे तो इजी हो जाएगा, ठीक है। ये थर्ड एनएफ है, ये BCNF। ये एक एग्जांपल से समझा रहा हूं। सपोज करो कि ये 1997 में बनाया गया था और ये 2000 में बनाया गया है, ठीक है। अब इसके सारे फीचर हो गए, वो इसके अंदर काम में लिए जा सकते हैं, नहीं लिए जा सकते, लिए जा सकते हैं ना। लोग कह रहा है कि BCNF है, BCNF बाद में बनाया गया, वो सारे मंगवा सकता है, सारी शर्तें लागू करवा सकता है, किसकी, थर्ड एनएफ की। इसके सारे शर्तें इसके अंदर लागू होगी ना, संभव है, ठीक है। परंतु थर्ड एनएफ कैन नॉट, मतलब इसको इसमें काम में लिया जा सकता है क्या, नहीं लिया जा सकता, इम्पल्स BCNF। इस स्टेटमेंट मतलब कि BCNF के अंदर थर्ड एनएफ की सभी शर्तें लागू हो सकती है, क्यों, क्योंकि वो पुराना वर्जन है, लागू हो सकती है। लेकिन थर्ड एनएफ के अंदर BCNF की सभी शर्तें लागू नहीं हो सकती, ये कह रहा है सिंपल सा इस स्टेटमेंट। ये इस आपके बुक में भी बिल्कुल प्रिंटेड है, यही स्टेटमेंट प्रिंटेड होगा, और पेपर में भी आएगा तो ये भी कहा जाता है कि इस स्टेटमेंट का अर्थ क्या है समझाइए। BCNF कैन इम्पल्स, इसमें आंसर इसी में दे दिया। BCNF क्या कर सकता है कि थर्ड एनएफ को एक्सेप्ट कर सकता है सभी शर्तों को, जबकि थर्ड एनएफ कभी भी BCNF की शर्तों को लागू नहीं कर सकता। ये आपका कौन सा कंसेप्ट हुआ, आपका डेटाबेस का बेसिक कंसेप्ट हो गया।